हेलो स्टूडेंट, जेई मेन 26 फरवरी का पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए खास करके लिए मैं लेकर आया हूँ। हालांकि क्वेश्चन जो मेरे पास है वो इंग्लिश में लिखे हुए हैं, लेकिन हम पूरा का पूरा डिस्कशन जो है वो हिंदी मीडियम में करने वाले हैं। तो आप लोग देखिए, इसका लुत्फ उठाएं। ठीक है, आपके लिए, खासकर आपके लिए है ये, है ना। आप देखते जाइए वीडियो को और समझते जाइए किस प्रकार क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आपको जरूर फायदा होगा इससे। अगर पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, वर्क डन बाय फोर्सेज W इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर बीटा ई की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बटे के टी। ठीक है, यहाँ पर कार्य जो है वो दे रखा है अल्फा स्क्वायर बीटा ई टू द पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बटे के टी है, जहाँ पर एक्स जो है वो दूरी है। ठीक है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और टी जो है वो टेम्परेचर है, है ना, तापमान है। चलिए, डायमेंशन ऑफ अल्फा, अल्फा का डायमेंशन क्या होगा ये हमको बताना है। अल्फा के डायमेंशन क्या होंगे निकाल लेते हैं। हमें पता है कि अल्फा का जो डायमेंशन होंगे वो वर्क के डायमेंशन है, जो कार्य के डायमेंशन दे रखे हैं वो अल्फा स्क्वायर बीटा के डायमेंशन के बराबर यहाँ पर हमें दे रखे हैं। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर के डायमेंशन हमारे पास क्या हो जाएंगे, W अपॉन बीटा के बराबर हो जाएंगे। अब मुझे बीटा पता होना चाहिए, यहाँ से बीटा मैं निकाल पाऊंगा इधर से ई टू द पावर माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन के टी से। तो यहाँ पर कर लेते हैं अलग करके थोड़ा सा, ई टू द पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर। तो ये वाला जो टर्म है, जो ई के पावर ऊपर वाला टर्म है, ये पूरा डायमेंशनलेस होना चाहिए। अगर ये डायमेंशनलेस होता है तो बीटा एक्स स्क्वायर, अब जो बीटा एक्स स्क्वायर का डायमेंशन है वो के टी के डायमेंशन के बराबर होने चाहिए। बीटा एक्स स्क्वायर का डायमेंशन जो है वो के टी स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर होने चाहिए। ठीक है, मतलब बीटा एक्स स्क्वायर के डायमेंशन जो हमारे पास मिल गए हैं वो क्या हो गए हैं, m1 l2 t माइनस टू, ठीक है, k माइनस वन, और ये टेम्परेचर, ये फिर से k टू द पावर वन प्लस वन। ठीक है, ये यहाँ से कट जाएगा। हमारे पास जो बीटा एक्स स्क्वायर के डायमेंशन मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, m1 l2 t माइनस टू। ठीक है, आप देख सकते हो बीटा के जो डायमेंशन होंगे वो m1 l2 t माइनस टू अपॉन एल स्क्वायर होगा। ये कट जाएगा यहाँ से, तो m1 t माइनस टू मेरे पास बीटा के डायमेंशंस आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर बीटा का वैल्यू रख देते हैं। वर्क के डायमेंशंस क्या होंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या हुआ, m1 l2 t माइनस टू। ठीक है, तो m1 l2 फोर्स, इसी के डायमेंशन लिख दिया मैंने वर्क के डायरेक्टली, और बीटा के m1 t माइनस टू। ठीक है, तो ये तो कट गए, बचा एल स्क्वायर, और ये अल्फा स्क्वायर यहाँ पे, तो अल्फा इज इक्वल्स टू रूट इसका एल स्क्वायर का। ठीक है, तो एल आ जाएगा इसका डायमेंशन। ठीक है, तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा अल्फा का हमारे पास, m0 l1 t0। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिजॉल्विंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज ग्रेटर देन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर होती है वो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से ज्यादा होती है। ठीक है, हाँ बिल्कुल ज्यादा होती है, हम ये जानते हैं। क्यों ज्यादा होती है, डी ब्राउली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी लेस देन विजिबल लाइट। जो डी ब्राउली वेवलेंथ जो होती है इलेक्ट्रॉन की वो बहुत कम होती है विजिबल लाइट से, तो ऑब्वियसली कम जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है, तो रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा ही होनी चाहिए। रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट और स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों करेक्ट हैं, और स्टेटमेंट 2 जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1 का। तो ऑप्शन जो 2 है हमारे पास वो ठीक हो जाएगा इसके अंदर। चलिए आगे देखते हैं। टनल इज डग अलॉन्ग द कॉर्ड ऑफ डिस्टेंस r/2। कहाँ दे रखा है, ये r/2 डिस्टेंस पे इन्होंने एक टनल बनाई है। ठीक है, एक पूरी आपसे टनल बना दी है यहाँ पर अंदर अर्थ के सेंटर से एस जोन। ठीक है, पृथ्वी के अंदर ऐसी टनल बना दी r/2 दूरी पे सेंटर से। पार्टिकल इज रिलीज इन टनल, पार्टिकल को टनल में हमने रिलीज किया है। फाइंड इट्स टाइम पीरियड। ठीक है, इसका टाइम पीरियड बताएं। तो हमने रिलीज किया है, तो आप देखोगे इसके ऊपर कोई फोर्स लगेगा। ठीक है, इसको हमने यहाँ एक्स दूरी पर ले आए हैं। एक्स दूरी पर आकर यहाँ पे देखते हैं इसको एक्स दूरी पे कितना फोर्स लगेगा। तो हम मान लेते हैं कि इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो इधर लग रहा है। ठीक है, सेंटर की तरफ ही लगेगा इसके ऊपर फोर्स। तो फोर्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड जिसकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी अंदर जी, और इसके मास के बराबर। ठीक है, अब जी का मान हमें लिखना पड़ेगा। अर्थ के अंदर जो जी का मान होगा वो कितना होगा, अच्छा एक सेकेंड, ये और किसके बराबर होगा, ये जो फोर्स लग रहा होगा वो यहाँ पर लग रहा होगा। ठीक है, फोर्स यहाँ पर लग रहा होगा, इस तरफ इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा, लेकिन हमें चाहिए सेंटर की तरफ जो घटक लग रहा हो। तो सेंटर की तरफ घटकने वाला क्या होगा, इसको अगर थीटा मान लूँ मैं, तो ये mg cos थीटा के बराबर मेरे पास फोर्स आ जाएगा। किधर, सेंटर की ओर जो फोर्स लग रहा है। ठीक है, वही मेरे काम का है। ठीक है, उसी से हमें निकालना पड़ेगा। अच्छा, तो ये किसके बराबर होगा, जी का मान मुझे लिखना पड़ेगा। तो जी का मान कितना होगा, m r/r³। ठीक है, ये मेरे पास जी का मान आएगा। ठीक है, चलिए और क्या है, और m तो यहाँ रख ही दिया मैंने, और cos थीटा का मान देखें तो यहाँ से तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है x, और हाइपोटेन्यूज कितना है r। ठीक है, तो g/r/r³ ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। x अपॉन r, ये r मैंने बड़ा रख दिया, क्या बड़ा नहीं आएगा, छोटा r आएगा। यहाँ पर छोटा r हमें लिखना पड़ेगा। x अपॉन r ये वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, इसका मान रख देते हैं अब हम, यहाँ से r कट जाएगा, तो ये क्या होगा, g/r³ इंटू x।
ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अगर मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करना चाहूँ तो इधर लिख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू जी एम बाई आर स्क्वायर, जी एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है, और क्या है ऊपर, एम एक्स बटे आर, ठीक है, एम एक्स बटे आर, ठीक है। अच्छा, ये क्या होता है, ये होता है स्मॉल जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर। तो जी हो जाएगा ये स्मॉल जी, और यहाँ से m है ही एम जी बटे आर इंटू एक्स, ठीक है। तो k का मान जो आया हमारे पास वो एम जी बटे आर के बराबर आ गया, ठीक है। और हमारा जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। तो 2 पाई अंडर रूट एम, एम कितना है, m तो m है, और k कितना है, ये m k आ गया, तो एम जी बटे आर, ठीक है। तो क्या हो गया टाइम पीरियड, 2 पाई अंडर रूट आर बाय जी, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था लेकिन आसान क्वेश्चन है, ठीक है। 2 पाई अंडर रूट आर बाय जी ये हो जाएगा। अच्छा, फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है, ठीक है। तो देख लेते हैं ए बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसको उठा के इधर रख दो, इसको उठा के इधर रख दोगे तो आप देखोगे कि ये आर इधर है, और ये बीच में एक आर आएगा, और आर इधर आएगा, ठीक है। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है ये, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हो कि अगर मैं इसको उठा के उधर रखता हूँ तो ये आर बीच में आएगा, और ये बन रहा है आर, ये ए पॉइंट इधर आ गया, ये भी आर, और दो इधर है, ये आर और ये भी आर, ठीक है। सीधा सीधा दिख रहा है, बस थोड़ा सा उसको आप इमेजिन कर लो कि उधर रखने पर सीधा सीधा दिख रहा है कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो, जिसका जो रिजल्टेंट आएगा वो आर के बराबर ही आएगा, ठीक है। इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको हटा दो बीच में से, ये सीरीज में, सीरीज में, फिर पैरेलल में लगा दो दोनों को, ठीक है। ये सीरीज में, फिर पैरेलल में, तो आर पाएगा आंसर। 4 identical solid spheres of mass m and radius a present in 4 corner of square side b, find out moment of inertia about any one side, ठीक है। 4 हमने सॉलिड स्फीयर लिए हैं, 4 ठोस गोले लिए हैं, ठीक है। इनके मास m है सबका, और रेडियस है a, प्लेस्ड ऑन 4 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड b, ठीक है। एक स्क्वायर लिया है हमने, उसकी साइड पे इनको रख दिया है। फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्वाघूर्ण निकालना है हमें, किसी भी एक साइड पर कितना जड़त्वाघूर्ण होगा। तो ऐसे हमने स्क्वायर लिया है, एक बहुत बड़ा सा स्क्वायर, मान लो कि बहुत बड़ा सा स्क्वायर है, बहुत बड़े बड़े स्फीयर्स हैं हमारे पास, और सारे स्फीयर्स को हमने इसके कॉर्नर्स पे रख दिया है, ऐसे इसके कॉर्नर्स पे हमने इसको रख दिया है, ठीक है। और इसकी जो त्रिज्या है वो a के बराबर है, सारे स्फीयर्स की जो त्रिज्या है वो a के बराबर है, ठीक है। अच्छा, और ये जो साइड है वो b के बराबर है, ये साइड जो है वो b के बराबर है। चलिए, ये हमें दिया हुआ है। हमें पूछा है किसी भी एक साइड के, आप किसी भी एक साइड बता दीजिए कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो ये हम ले लेते हैं एक्सिस, ठीक है। इस पर हम बता देते हैं कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ठीक है। चलिए, इसकी देखिए, ये देखिए, इसकी कोई दूरी है क्या एक्सिस से, नहीं है कोई दूरी, स्फीयर की कोई दूरी नहीं है, और इसकी कोई दूरी नहीं है। तो आप देखोगे इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो तो वैसा का वैसा ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लिख देंगे, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो ma स्क्वायर के बराबर आएगा, ठीक है। सॉलिड स्फीयर दिए हैं, 2/5 ma स्क्वायर के बराबर आएगा, ठीक है। और ये 2 हैं तो उसको 2 से मैंने गुणा कर दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा सॉलिड स्फीयर। अच्छा, इसकी बात करते हैं तो इनका इतना तो आएगा ही आएगा, एक्सिस से दूर है कितना, एम बी दूर है, ठीक है। तो इसका अगर मैं इसको एक पॉइंट मान लेता तो एम बी स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, इसको भी एक पॉइंट मान लेता तो एम बी स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता। लेकिन असल में सॉलिड स्फीयर है तो उसका खुद का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 ma स्क्वायर, और इसका भी 2/5 ma स्क्वायर होगा। तो वो ऐड हो जाएगा 2 बार ऐड हो जाएगा क्या, 2/5 ma स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर, ठीक है। 2 से बार मल्टीप्लाई किया, दोनों का एक साथ मैंने लिख दिया। इसको सॉल्व करना है, तो 4/5 8/5 ma स्क्वायर प्लस 2 mb स्क्वायर, ठीक है। तो कौन सा कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको ऐसा कुछ, ये 8/5 mb स्क्वायर ma स्क्वायर प्लस 2 mb स्क्वायर, ये ऑप्शन नंबर जो पहला है ये सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A sphere of ring are separated by a distance √8 r, find force between them, ठीक है। एक रिंग है और एक स्फीयर हमने लिया है, ये एक रिंग ली है हमने, ठीक है। और इस तरह से हमने एक स्फीयर लिया है। इनके बीच में जो दूरी है वो √8 r के बराबर है, ठीक है। इनके बीच में जो दूरी है वो √8 r के बराबर है, ये दूरी √8 r के बराबर है, ठीक है। त्रिज्या कितनी है इसकी, त्रिज्या कुछ दी है हमें, त्रिज्या इसकी आर ही होगी जहां तक मुझे लग रहा है, तो इसको देनी चाहिए थी। क्वेश्चन बोला होगा, ऑब्वियसली ये मेमोरी बेस्ड है तो कुछ हो सकता है इसके अंदर मिस हुआ हो लिखना वगैरह में, ठीक है। तो ये हमारे त्रिज्या इसकी आर दी हुई है। आपको बताना है कि इनके बीच में फोर्स कितना है। तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है एक रिंग के कारण, उसका लिख लेते हैं हम, फॉर्मूला उसका है हमारे पास। तो वो कितना है, G r बटे r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की घात 3/2, ठीक है। वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं करना, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। g कितना है, g तो g है, m कितना है, m है, m कितना है, m है, ठीक है। r कितना है, r कैपिटल R है, ठीक है, अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर,
आर स्क्वायर कितना है, आर स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर कितना है, √8r का स्क्वायर यानी कि 8r²। ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ओके सॉरी, ऊपर भी हमारे पास आ चुका बेटा, आर थोड़ी आएगा ये √8r आएगा, √8r। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। कितना बचेगा यहाँ से, 9 का स्क्वायर 27। ठीक है, √27 नीचे आपके पास आ जाएगा, कितना आएगा, 9 अच्छा 3 का क्यूब 27, नीचे 27 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर √8 रहेगा, तो Gmm/r²। ठीक है, और ये √8/27। ये आपका आंसर आ जाएगा। जो भी ऑप्शन लग रहा है, ऑप्शन नंबर 3 शायद सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन स्फेरिकल मिरर हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 100 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज इज 25 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट 100 सेंटीमीटर है और इमेज की हाइट 25 सेंटीमीटर, एंड देयर ओरिएंटेशंस आर सेम। मतलब अगर इमेज सीधी है तो ऑब्जेक्ट भी सीधा, अगर ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज सीधी बन रही है, अगर ऑब्जेक्ट उल्टा रखा है तो इमेज भी उल्टी बन रही है। ठीक है, ऐसा किस में होता है, ऐसा होता है हमारे पास वर्चुअल मिरर में। ठीक है, 4 मिरर दे रखे हैं, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, मतलब 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 2 मिरर दे रखे हैं, कॉन्वेक्स, कॉनकेव। पहले तो हमें डिसाइड करना है कि मिरर कौन सा है, तो मिरर में सिर्फ यही एक ही हो सकता है, हमेशा सीधी इमेज बन रही है तो वो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर ही पॉसिबल है केस। ठीक है, और एसएस में कहीं नहीं बोल रहा है कि वर्चुअल इमेज वगैरह की बात, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की कहीं बात नहीं की है, तो हम ये मान के चलेंगे ऑब्जेक्ट हमारे पास रियल है सब। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। ठीक है, और इमेज सीधी बन रही है तो वर्चुअली बनेगी, तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसमें इमेज वर्चुअल है, कॉन्वेक्स मिरर है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव सवाल था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था आपको, क्या होगा बना बनू के देख लिया तो भी आपको आंसर समझ में आ जाता आसानी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन वाईडीएसी एक्सपेरिमेंट सेपरेशन बिटवीन प्लेन एंड स्लिट्स स्क्रीन इज 1 मीटर। ठीक है, उनके बीच में जो सेपरेशन है स्लिट्स के बीच में, स्क्रीन और स्लिट्स के बीच में, वो 1 मीटर के बराबर है। ठीक है, जो डी दिया है हमें वो 1 मीटर के बराबर दिया है। ठीक है, अच्छा, सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स इज 2 mm, 2 mm का स्लिट सेपरेशन है। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 500 नैनोमीटर। फ्रिंज वेट कितनी होगी, लैम्डा d/d, ये फार्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, फ्रिंज वेट हो जाएगी बीटा, तो लैम्डा कितना हो गया 500 नैनोमीटर, इंटू डी का मान कितना है आपके पास 1 मीटर अपॉन कितना है डी 2 मिलीमीटर। ठीक है, ये वैल्यू आपने नैनोमीटर वगैरह में रखी है, ये नैनोमीटर है। ठीक है, तो इनको आप चेंज करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0.25 आ जाएगा, 0.25 दिख रहा है मुझे आता हुआ। ठीक है, तो 0.25 इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा। चलो, उसको आप सॉल्व कर लोगे नैनो फैनो करके तो आंसर आ जाएगा। इन अ गैस एलईडी सेपरेशन बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज 1.9 इलेक्ट्रॉन। एलईडी सेपरेशन में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जो डिफरेंस है वो 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। देन लाइट एमिटेड कौन सी होगी इसके अंदर, वो हमें बताना है। तो है कर दो, इसको लिख दो, E इज इक्वल्स टू HC बटे लैम्डा, यानी कि 1240, करीब 1240 लिख दो बटे लैम्डा। ठीक है, कितना दिया है हमें मान, 1.9 बराबर 1242 के 1240 बटे लैम्डा। ठीक है, लैम्डा कितना हुआ 1240 बटे 1.9। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। लैम्डा को रखोगे, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा, कुछ वैल्यू आएगी आपके पास, 654 आएगी, यहाँ से आधा दिख ही रहा है वो लगभग, तो 654 के आसपास आ जाएगी। 654 किसकी होती है, ऑरेंज की होती है, रेड की नहीं होती, ऑरेंज की होती है। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना था कि ऑरेंज की होती है, रेड की होती है। पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल विद यूनिफॉर्म स्पीड अंडर द एक्शन ऑफ सेंट्रल फोर्स F। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड चल रहा है अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स F विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस F एज r3, 1/r3। पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन प्रोपोर्शन इज। ठीक है, हमें दिया है कि जो सेंट्रल फोर्स है F वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो है 1/r³ के बराबर, 1/r³ के बराबर। तो कितना होगा, m फोर्स कितना होता है, m ओमेगा स्क्वायर r, ये किसके प्रोपोर्शनल है, 1/r³ के बराबर। ठीक है, चलो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन किसके प्रोपोर्शनल होगा ये बताना है। तो देखो यहाँ से हमारे पास ओमेगा स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल मिला, 1/r⁴। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो आप कि ओमेगा किसके प्रोपोर्शनल होगा, ओमेगा प्रोपोर्शनल होगा 1/r² के। ठीक है, और टाइम पीरियड क्या होता है 2π/ω, तो 2π/t को लिख दूँ मैं इसको, तो 2π/t किसके प्रोपोर्शनल है, r² के प्रोपोर्शनल। तो t इसके प्रोपोर्शनल आ गया, r² के प्रोपोर्शनल आ गया मेरे पास, t किसके प्रोपोर्शनल आ गया, r² के प्रोपोर्शनल आ गया। तो इस तरह से वाला क्वेश्चन हम बना सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ रेडियस आर कंबाइंड टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप। ठीक है, एक बहुत लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स हैं। ठीक है, लार्ज नंबर स्मॉल ड्रॉप जिसका मान लाते हैं हम n ड्रॉप्स हैं। ठीक है,
रेडियस इनका छोटा आर है, कंबाइंड टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप ऑफ रेडियस बड़ा आर, ठीक है। ये मिलाते हैं और बड़े बड़े आर त्रिज्या की एक ड्रॉप बना देते हैं, ठीक है। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट इज जे, हीट का जो मैकेनिकल इक्विवेलेंट इसमें जे है। हीट रिलीज पर यूनिट वॉल्यूम कितनी हीट रिलीज होगी हमें बताना है। सरफेस टेंशन कितनी दे रखी है, टी दे रखी है। ये सब चीज़ें हमारे पास बता रखी हैं, ठीक है। पहले तो ड्रॉप्स की बात कर लेते हैं, ड्रॉप्स का क्या हुआ होगा। तो ड्रॉप तो देखो जब कंबाइन हुई होंगी तो रेडियस में क्या और छोटे आर में बड़े आर में क्या रिलेशन आएगा वो देखते हैं। तो कितनी ड्रॉप्स कंबाइन हुई है, 4 एन, ठीक है। तो 4/3 पाई आर क्यूब। पहले इनकी वॉल्यूम इतनी रही होगी एक की, इसको एन से गुणा किया तो टोटल वॉल्यूम के बराबर आ गई। ये टोटल वॉल्यूम बराबर आई होगी 4/3 पाई आर क्यूब के, ठीक है। अच्छा, ये 4/3 कटा यहाँ से, पाई कटा यहाँ से, एन का जो वैल्यू आ गया वो आर क्यूब बटे छोटा आर क्यूब हमारे पास आ गया, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि जो बड़ा आर है वो एन की घात 1/3 छोटा आर के बराबर है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया है। जब कई बार हम निकालते हैं ये चीज़ तो हमें पता चल गया कितना आने वाला है। अच्छा, अब हमें चाहिए कि कितनी हीट रिलीज हुई, तो डेल्टा यू हमें निकालना है। डेल्टा यू किसके बराबर होता है, डेल्टा यू होता है सरफेस टेंशन इनटू कितना सरफेस एरिया में चेंज आया, चेंज इन सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया में चेंज, चलो तो लिख लेते हैं। टेंशन तो टी दे रखा है हमें, सरफेस एरिया में कितना चेंज आया, पहले कितना था एन इंटू 4 पाई आर स्क्वायर माइनस अब कितना हो गया 4 पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। और उल्टा लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, आंसर नेगेटिव आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो टी कितना आया, एन, एन तो एन है ही हमारे पास, 4 पाई को बाहर ले लें, 4 पाई को बाहर लेकर रख देते हैं। यहाँ से 4 पाई को बाहर ले लो तो 4 पाई टी, अंदर में बचेगा आपके पास एन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। वहाँ से हमने एन का मान निकाला था उसको यहाँ पर रख देते हैं। तो 4 पाई टी, एन का मान क्या आया था आर क्यूब बटे बड़ा आर क्यूब बटे छोटा आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर माइनस आर क्यूब, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आई है, ये हमारे पास कुछ वैल्यू आई है, कुछ तो हुआ है इसमें, है ना। आर क्यूब हमने, ये आर स्क्वायर है, सॉरी ये आर स्क्वायर है। चलो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। 4 पाई टी आर स्क्वायर कॉमन हमने बाहर ले लिया, यहाँ अंदर क्या बचेगा 1/r माइनस 1, ठीक है। आर स्क्वायर हमने यहाँ से बाहर उठा लिया है। चलिए और देखें और क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर, और यहाँ पर भी एक आर बचेगा ना, तो क्या काम करो ना आर क्यूब बाहर ले लो, तो यहाँ पे 1/r हम लिखते हैं क्योंकि ऊपर फॉर्मेट मुझे ऐसे ही दिख रहा है। तो 4 पाई टी आर क्यूब मैंने बाहर ले लिया यहाँ से, तो मेरे पास में। अच्छा, मुझे चाहिए पर यूनिट वॉल्यूम में कितना हुआ, तो पर यूनिट वॉल्यूम के लिए मैं इसको इसकी वॉल्यूम से डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ का हटा लेते हैं, थोड़ा सा जगह बन जाएगी। इसकी वॉल्यूम से मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। कितना आया डेल्टा यू, जितनी एनर्जी रिलीज हुई कितनी हुई 4 पाई टी आर क्यूब 1/r माइनस 1/कैपिटल आर। इसको मैंने डिवाइड किया किससे, 4/3 पाई आर क्यूब से, ठीक है। इससे मैंने डिवाइड किया। चलो ये कट गया और ये कट गया और ये कट गया, ऊपर चला जाएगा 3, तो 3t 1/r माइनस 1/r मेरे पास ये आ गया। अब मुझे चाहिए जूल में, ठीक है। मैकेनिकल इक्विवेलेंट दे रखा है इसका जे, तो मैं इसको जे से डिवाइड कर देता हूँ। मेरे को जो है वो मैकेनिकल इक्विवेलेंट को डिवाइड करते ही मुझे पता चल जाएगा कितना हीट लॉस इसमें हुआ, ठीक है। तो ये 3t/j 1/r माइनस 1/r, ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करंट फ्लोइंग इन अ वायर इज गिवन बाय दिस, आई जो है वो इस प्रकार से दिया जाता है, I1 sin ωt प्लस I2 cos ωt। फाइंड द RMS वैल्यू ऑफ द करंट, RMS वैल्यू बतानी है हमें, करंट की RMS वैल्यू क्या होगी। तो करंट की जो RMS वैल्यू होगी, करंट का जो मैं पीक वैल्यू निकालूंगा तो पीक वैल्यू कितना आएगा, वो √I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। और RMS वैल्यू जो होता है वो पीक का 1/√2 होता है, तो कितना हो जाएगा I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर बटे I2 स्क्वायर का स्क्वायर बटे √2, ठीक है। ये तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है। चलो ये वैल्यू आ गई मेरे पास। अगला देखो, अ प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अबाउट सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट, चूज द करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट गिवन बिलो। ठीक है, एक प्लैनेट है वो इस तरह घूम रहा है सन के चारों तरफ, ऐसे घूम रहा है, ये सन है, ये प्लैनेट है हमारा,
कोई यहाँ पर प्लैनेट है, ठीक है। एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, कि जब मतलब हम जानते हैं कि एरियल वेलोसिटी जो होती है वो कांस्टेंट होती है, ठीक है। केपलर के नियम से हमें पता होता है कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो पहला ऑप्शन इसके अंदर, पहले ऑप्शन में करेक्ट मिल गया, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ये हम बता सकते हैं ऐसे। तो ऑप्शन हमारा पहले से हो जाएगा, उसमें एक एक ही सही दे रखे हैं। वैसे मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि क्वेश्चन जो होगा उसमें ऑप्शन अलग होंगे इस वाले के अंदर, लेकिन फिर भी हमें पहले में मिल गया तो हम लगा लेते हैं। देख लो, एरियल वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ये तो गलत हो ही जाएगा, ठीक है। प्लेन विल मूव विद कांस्टेंट स्पीड, ये भी गलत हो जाएगा। एरियल वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ये भी गलत हो जाएगा। जब पहला सही हो गया तो बाकी 3 4 5 2 4 5 सही हो नहीं सकते। तीसरा देखते हैं, प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द सन इट्स स्पीड इज मैक्सिमम, ठीक है। अब ये मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है कि ये भी मेरे हिसाब से होना चाहिए सही, क्योंकि जब पास में होता है, सबसे ज़्यादा पास में होता है तो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। बाकी ठीक है, ऑप्शन जो रखें उसके हिसाब से मैंने पहला लगा दिया। अगला देखते हैं। Two rod of thermal resistance R1 and R2 are connected as shown. Temperature theta 1 and theta 2 are given. Find common temperature theta of two connecting rod. ठीक है, इसमें बताना है कि कॉमन थीटा जो है जिसमें कनेक्ट हुआ है उसमें बताना है कि कितना टेम्परेचर होगा थीटा। हम मान लेते हैं इसके अंदर जो हीट करंट फ्लो हो रहा है वो कुछ इस हिसाब से इधर फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो करंट दोनों के अंदर समान है। अब करंट समान होता है तो क्या होता है, पोटेंशियल बटे रेजिस्टेंस हम करते हैं अपने करंट वाले हिसाब से देखें तो वहीं से वैसे ही हम कर देते हैं। और टेम्परेचर को हम पोटेंशियल के हिसाब से मानते हैं ना, टेम्परेचर को पोटेंशियल के सिनोनिम मानते हैं। तो कितना आ जाएगा, थीटा 2, कहाँ कितना डिफरेंस आया, थीटा 2 माइनस थीटा बटे R2, ठीक है। इतना करंट, अब और इसमें कितना करंट, थीटा माइनस थीटा 1 बटे R1। कुछ इसको सॉल्व करना है बस आपको, आपका आंसर आपको आता हुआ दिख जाएगा, ठीक। कर लूँ इसको थोड़ा सॉल्व। थीटा 2 R1 माइनस थीटा R1 इज इक्वल्स टू थीटा R2 माइनस थीटा 1 R2, ठीक है। इसको उधर ले जाओ तो थीटा 2 R1 प्लस थीटा 1 R2 इज इक्वल्स टू 2 थीटा R2, ये हमारे पास आ जाएगा। तो थीटा कितना हो जाएगा देखें ज़रा, थीटा 2 R1 प्लस थीटा 1 R2 अपॉन 2 थीटा R1 R2 प्लस 2 थीटा कहाँ से आ गया, R2 प्लस R1, ठीक है। तो ये R2 प्लस R1 नीचे आ जाएगा, R1 प्लस R2 R2 प्लस R1 जो भी है ये नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन होगा, थीटा 2 R1 प्लस थीटा 1 R2, थीटा 1 R2 प्लस थीटा 2 R1, ऑप्शन नंबर 4 मुझे सही लग रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेल्टा 1 रिप्रेजेंट द वेलेंथ ऑफ थर्ड लाइन ऑफ लाइमन, थर्ड लाइन ऑफ लाइमन को रिप्रेजेंट कर रहा है डेल्टा 1, और डेल्टा 2 रिप्रेजेंट्स दी वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ पास्टन, फर्स्ट लाइन ऑफ पास्टन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2 का मान क्या होगा। लाइमन की थर्ड लाइन देखनी है। लाइमन की थर्ड लाइन का मतलब क्या हुआ, ये कहाँ से कहाँ जंप किया हुआ लाइमन की थर्ड लाइन में, तो ये N से N1 से 2 गया होगा, ठीक है। 1 से 2 में यह ट्रांजिशन हुआ होगा, और फर्स्ट लाइन ऑफ पास्टन में आपका हुआ होगा 3 से 2, ठीक है। 3 से 2 यहाँ पे इस प्रकार से जंप हमारे पास आए होंगे। तो कुछ नहीं, अब तो फॉर्मूला लगा देते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा 1 बाय लैम्डा 1 इज टू R 1 बाय N1 स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 का स्क्वायर यानी कि 4, ठीक है। तो लैम्डा 1 आ गया, और लैम्डा 2 के लिए हमारे पास आएगा R इंटू 1 बाय 9 माइनस 1 बाय 4, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। इसको सॉल्व करें आप, लैम्डा 1 लैम्डा 2 का आपको वैल्यू मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, सब m बहुत बड़ा है m से, मूविंग विद वेलोसिटी u, m बहुत बड़ा है m से, मूविंग विद वेलोसिटी u कोलाइड्स विद द ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, कोलाइड्स विद द ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, which is it at rest, consider the following statement, after collision maximum velocity of object of mass m will be 2u। अच्छा स्टेटमेंट दे रखे हैं हमें, m का मास बहुत बड़ा है m से, ठीक है। हाँ तो सही बात है बिल्कुल, जो कोलिजन के बाद जो होगा वो जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगा छोटे मास का वो 2u हो जाएगा, ये हम देखते हैं, इसको पता है हमें, ठीक है। ये हम मतलब बिल्कुल क्लास के अंदर डेरिवेशन किया है ये वाला। तो इन इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम बोथ आर कंजर्व, काइनेटिक हाँ बिल्कुल, इलास्टिक कोलिजन दोनों चीज़ें कंजर्व रहती हैं, और इसी से हमें पता चलता है कि इसका जो आता है वेलोसिटी वो 2u के बराबर आता है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, दोनों करेक्ट है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। यूनिफॉर्म लाइन चार्ज ऑफ लेंथ L एंड चार्ज Q इज गिवन एज शोन इन फिगर। अब इसका फिगर गायब है भैया, शोन इन फिगर बोल रखा, फिगर ही नहीं इसमें। फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O, और पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आने वाली है, ठीक है। सिमेट्रिकली अरेंज्ड है, मतलब यूनिफॉर्म चार्ज है। हम बना लेते हैं इस प्रकार से कि हमारे पास रॉड है, इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, ठीक है, और क्या है, इसकी चार्ज लेंथ L है और चार्ज Q है। तो लैम्डा कितने के बराबर आ गया, लैम्डा Q बाय L के बराबर आ गया, ठीक है। यार जरूरत पड़ेगी तो रख लेंगे। फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O, पॉइंट O कहाँ बनाया है इन्होंने, पॉइंट O कहीं नहीं बनाया, इन्होंने कुछ दिया हुआ ही नहीं है इसके अंदर, कैसे करें हम इसको, इसकी फिगर गायब है साहब, ठीक है। यूनिफॉर्म लाइन गिवन शो इन फिगर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट O, ये नहीं कर पाएंगे, इसकी फिगर ही नहीं है, बिना फिगर के होगा नहीं है।
चलो इसको स्किप करते हैं, आगे चलते हैं। 2 डायोड्स आर शोन इन द फिगर। फॉरवर्ड बायसिंग रेजिस्टेंस ऑफ डायोड्स इज 50 ओम। फॉरवर्ड बायसिंग रेजिस्टेंस कितना है? 50 ओम का। और बायसिंग, रिवर्स बायसिंग इज इनफाइनाइट। रिवर्स बायसिंग इनफाइनाइट होती है। फाइंड द करंट फ्लोइंग टू 120 ओम। 120 ओम से कितना करंट जाएगा? तो 120 ओम से इतने करंट जाएगा जो यहाँ से निकलेगा। तो यहाँ से आई करंट निकल रहा है मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ जाता है तो ये रिवर्स है, ये रिवर्स है, तो इसका इनफाइनाइट हो जाएगा रेजिस्टेंस, तो ये तो ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर बचेगा, ये बचेगा आपके पास, ये 50 ओम की है, फॉरवर्ड बायस है, 50 ओम इसका है। तो 130 प्लस 50 कितना हुआ? 130 प्लस 50 हो गया आपका 180। 180 प्लस 20 कितना हुआ? 200। 300 हो गया। तो 6 वोल्ट का रेजिस्टेंस और वो है बैटरी है, और 300 ओम का रेजिस्टेंस है, तो यही करंट होगा 6/300, ठीक है। तो 1/50 एम्पियर किस में दिया है आंसर? मिली एम्पियर में दिया है। 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा? 1000/50 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन पहला ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 kg ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। फ्रिक्शनलेस सरफेस पे एक 2 kg ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज 20 IK प्लस 10 J कैप। इसकी वजह फोर्स वर्क कर रहा है वो 20 IK प्लस 10 J कैप है, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पे एक्स में जो फोर्स कर रहा है वो 20 न्यूटन है, और वाई में जो फोर्स कर रहा है वो कितना है? 10 न्यूटन है। ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या डिस्प्लेसमेंट होगा? पहले 10 सेकंड में एक्स एक्सिस पे निकालना है, तो एक्सिस का फोर्स ही एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट करवा सकता है, ठीक है। तो इसके कारण जो एक्स एक्सिस में जो एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आएगा? 20/2, यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। और हमें बताना है कि इसको स्टार्ट किया है रेस्ट से पहले 10 सेकंड में। फोर्स स्टार्ट एक्टिंग ऑब्जेक्ट, फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट एक्स फर्स्ट 10 सेकंड। फर्स्ट 10 मतलब t0 पे u0 में मानना पड़ेगा कि होगा ही इसके अंदर, ठीक है। ऐसा होना ही ज़रूरी है, तभी हम निकाल पाएंगे। तो इसका जो s होगा वो ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो जो 0 हो जाएगा हाफ a इज इक्वल्स टू 10, और 10 सेकंड में निकालना ना, तो 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 500 मीटर, 1000/2, तो 500 मीटर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? 500 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फोर्स फॉर ब्लॉक जस्ट टू स्लाइड इज 3x, देन द वैल्यू ऑफ 3 व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज, x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। कुछ नहीं, इसका FVD बना लो। इसके बाद देखो क्या क्या फोर्स लग रहे हैं। इधर लग रहा होगा ये F sin 60, इधर लगा होगा F cos 60, ठीक है। mg यानी कि √3g नॉर्मल, और इधर हम इसको धकेल रहे हैं तो फ्रिक्शन इधर आ जाएगा μn के बराबर। ये सारे इसके फोर्स लग रहे होंगे, ठीक है। फ्रिक्शन इस पर आपको पर कर दो। जस्ट टू स्लाइड वाली कंडीशन है, जस्ट स्लाइड कंडीशन में आपके सारे फोर्सेस बैलेंस कर दो, ठीक है। तो कितना होगा? F sin 60 बराबर μn। F sin 60 जो होगा वो, ओके सॉरी, ये F cos 60 आएगा। ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा ना, ये 60 तो ये 60, ये F cos 60 होगा। मैं भी आपके साथ ही सॉल्व कर रहा हूँ पूरा पेपर अभी। तो F cos 60 और F sin 60 ये हमारे पास ये हो जाएगा। तो F cos 60 क्या होगा? F cos 60 इसको लिखना पड़ेगा इधर, F cos 60 बराबर μn, ठीक है। और n का मान हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ से देखो तो F sin 60 प्लस √3g के बराबर। तो F cos 60 बराबर μ इंटू F sin 60 प्लस √3g, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो F cos 60 कितना हो जाएगा? cos 60 1/2, तो F/2 इज इक्वल्स टू म्यू का मान कितना दिया है? 1/3 √3, ठीक है। F sin 60, F sin से F √3/2, F इंटू √3/2 प्लस √3g, ये हमारे पास आ जाएगा। थोड़ा सॉल्व करें इसको, अंदर मल्टीप्लाई करें तो F/2 बराबर, ये 3 से गया तो F/3 अंदर गया 6, F/6 बराबर सॉरी प्लस √3, अंदर मल्टीप्लाई करो तो √3 कटेगा तो g/3, ठीक है। ये हमारे पास आएगा, इसको इधर ले आएंगे F/2 माइनस F/6, g/3, ठीक है। 4F/6, 4F/6, ये हो जाएगा 2F/3, F का मान आया मेरे पास g/2 के बराबर,
एफ का मान आया g/2 के बराबर, ठीक है। ओके, अरे 1/3√3, ओके, अरे ये एम जी आएगा ना यार, अरे 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 अरे, यहाँ तो एम भूल ही गए हम, यहाँ पे एम रखना भूल गए, पूरी गड़बड़ हो गई ना। चलो करें, फिर से कर लेते हैं एक बार, हटा दो इसको, यहाँ तक तो सही है ही से, एफ कॉस 60 है, बस सिर्फ हमने ये वैल्यू गलत रखी है, इसको हटा दो। वही मैं सोच रहा हूँ, कुछ वहाँ पर वैल्यू मिस हो गई है, इतना अजीब सा नहीं बनना चाहिए था। देखो तो एफ कॉस 60 किसके बराबर होगा, एफ साइन 60 प्लस म्यू इंटू एफ साइन 60 प्लस √3g। अच्छा रखा था क्या, अच्छा म्यू का मान गलत रखा है, फिर हमने कुछ तो गड़बड़ की है। तो एफ कॉस 60 क्या, एफ कॉस 60 हुआ f/2, म्यू कितना है 1/3√3, ये इतना ही ना, एफ साइन 60, एफ साइन 60 का मतलब कितना हुआ √3/2 प्लस √3g, ठीक है। तो f/2 अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, √3 से √3 कटेगा, f/6 सही तो है, प्लस √3 से √3 कटेगा, g/3 इधर लेके जाएंगे तो f/2 माइनस f/6 बराबर g/3, 4 माइनस 6 इसका एलसीएम आ जाएगा, 3 माइनस अच्छा 2 f/3 इक्वल्स टू g/3। अच्छा ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3, ये 3, f का मान आएगा g के बराबर, f का मान आ जाएगा आपका 10 के बराबर, g 10 बोला है ना इसने, g को लेना है आपको 10, बोला नहीं फिर भी 10 का लेना है आपको, ठीक है। और ये 3x के बराबर है, तो x का मान आपका 10/3 के बराबर आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। चलो, in an LCR circuit at resonance quality factor is 100, now value of self inductance L doubled and resistance is decreased twofold, then find the new value of quality factor. Resonance quality factor is 100, now value of self inductance L is doubled and resistance is decreased by twofold। मतलब L की जो वैल्यू है, पहले अगर L थी इंडक्टर की तो उसको हमने कर दिया है 2L, इसको हमने कितना कर दिया है 2L, ठीक है। बाद में ये लाल कैसे हो गया, इसको हमने कर दिया है 2L, ठीक है। और जो रेजिस्टेंस है उसको कर दिया है हमने R/2, अगर पहले R थी तो अब R/2 है। चलिए LCR सर्किट है, रेजोनेंस है, रेजोनेंस क्वालिटी फैक्टर दे रखा है 100 के बराबर, ठीक है। अच्छा, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू क्या होगी बताना। तो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर होता है XL/R, ठीक है, ये क्वालिटी फैक्टर की डेफिनेशन होती है। अच्छा, XL को हम क्या लिख सकते हैं ω/L ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, रेजोनेंस की कंडीशन है तो ओमेगा का वैल्यू क्या होता है 1/√LC, रेजोनेंस पे 1/√LC होता है ओमेगा का वैल्यू, ठीक है, 1/√LC, ठीक है, इंटू L/R, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो काटा पीटी मचाओ इसके अंदर, तो 1/R√L/C ये आ जाता है क्वालिटी फैक्टर का वैल्यू, ये क्वालिटी फैक्टर का वैल्यू हमारे पास आ जाता है, ठीक है। अच्छा, इसका वैल्यू दे रखा है हमें 100 के बराबर, ये वैल्यू हमें 100 के बराबर दे रखा है। चलिए, और क्या पूछा है, इसको हमने डबल और आधा आधा कर दिया, तो अब नया क्या हो जाएगा, नया मान लेते हैं ये हो जाएगा Q'। तो Q' के बराबर क्या, किसके बराबर होगा, R को आपने किया है आधा तो R/2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। और आपने C को किया है बड़ा, C को किया, L को किया है डबल, तो ये हो जाएगा 2L/C, ठीक है। बाहर निकालो तो क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, √2 बाहर आएगा, तो 2√2 अंदर 1/R√L/C, ठीक है। तो कितना होगा Q' होगा 2√2, और इसका मान कितने बराबर था, Q के बराबर था, तो 2√2 इंटू 100, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। 200√2 आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। सॉल्व कर सकते हो, √2 का वैल्यू रख सकते हो 1.414, ठीक है, 2.8, 2.82, 282 के बराबर लगभग ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। इंटीजर टाइप है तो 282 के बराबर आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दे आर टू कैपेसिटर C1 एंड C2, इफ C2 इज ग्रेटर देन C1, C2 जो है वो C1 से बड़ा दे रखा है, देन से दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पहले इनको पैरेलल में कनेक्ट किया है, ठीक है। तो इनका जो मान आएगा वो कितना होगा, C1 + C2, ये C1 + C2 इनका मान आ जाएगा। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज 15/4 टाइम्स द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, और सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो कितना आता है C1 C2/C1 + C2, ठीक है, ये आता है। अच्छा, अब इनको क्या है, व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देखो 15/4 टाइम्स
जब इनको पैरेलल में कनेक्ट किया है तो इनका जो आंसर आ रहा है वो 15/4 टाइम आ रहा है। जब इनको सीरीज में कनेक्ट किया है उसके, क्या कहना चाह रहा है, when they are connected in parallel the equivalent capacitance is 15/4 टाइम। अच्छा 15/4 टाइम है ना, तो ये जो आ रहा है वैल्यू ये इसका 15/4 टाइम होगा। ठीक है, वैसे भी ये वैल्यू से ज़्यादा बड़ा आएगा तो उसको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा ना। चलो तो ये हमें दे रखा है, हमें निकालना है कि C2/C1 कितना होगा। कुछ नहीं, इसको हल कर लेते हैं। 4C1 + 4C2 बराबर 15C1C2 बटे, अच्छा ये तो उधर चला जाएगा ना, ओहो 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 ओहो, C1 C2 को उधर लिखिए दोस्तों, 4C1 + C2 का होल स्क्वायर बराबर 15C1 C2। ठीक है, एक 4C1 स्क्वायर + 4C2 स्क्वायर + 4 दूनी 8 C1 C2 बराबर 15C1 C2, ये आएगा आपके पास। तो 4C1 स्क्वायर + 4C2 स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू कितना, 15C1 C2 - 8C1। कुछ नहीं, आपको इसको हल करना है, आपका आंसर यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आगे चलते हैं। द मैक्सिमम एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटरी वेव इज 16 वोल्ट एंड 8 वोल्ट। ठीक है, 16 वोल्ट और 8 वोल्ट इनका मैक्सिमम मिनिमम है। तो इनका बताना है मॉड्यूलेशन इंडेक्स x × 10⁻² के बराबर है, तो वैल्यू ऑफ x क्या होगी ये बताना है। तो a मैक्सिमम हमें दे रखा है 16 के बराबर और a मिनिमम दे रखा है 8 के बराबर। ठीक है, बताना मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होगा। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है भैया, ये होता है a मैक्सिमम माइनस a मिनिमम बटे a मैक्सिमम प्लस a मिनिमम। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला आता है तो कर लोगे, नहीं आता है तो कैसे करोगे। 16 - 8 / 16 + 8, तो ये हो जाएगा आपका 8/24 जो कि 1/3 के बराबर होगा। तो ये 1/3 0.33 × 10⁻- 0.33 आएगा बेसिकली। तो हमें उसको उस फॉर्म में चाहिए तो 33 × 10⁻² हो जाएगा। ठीक है, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि आपका आंसर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 33 वैल्यू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन स्ट्रिंग इज गिवन बाय y = a sin x + 30t, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर इज 0.325 ग्राम पर सेंटीमीटर। ये आपका मास पर यूनिट लेंथ दे रखा। फाइंड टेंशन इन न्यूटन इन स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन न्यूटन इन स्ट्रिंग। ठीक है, तो आपको देते हैं, बताना है कि v, आपको बताना है कि टेंशन कितना होगा, t बताना है आपको। हम जानते हैं t जो होता है वो, सॉरी उल्टा लिख दिया, v जो होता है अपना वो √T/μ के बराबर होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। तो हमें तो t निकालना है, तो t कितना हो जाएगा, v² × μ के बराबर। ठीक है, अब अच्छा मेरे पास μ तो है, v नहीं है, तो v यहाँ से निकाल सकते हैं। वेव की क्वेश्चन दे रखी है तो v क्या हो जाएगा, k/30 तो मेगा kx/30/1। ठीक है, तो 30 मीटर/सेकंड ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, 30 मीटर/सेकंड मेरे पास v का मान आ जाएगा। तो इसको लिखोगे आप 30 का स्क्वायर × μ। म्यू भी दे रखा है, देखो म्यू कितना दे रखा है, 0.325 kg/सेंटीमीटर, ग्राम/सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आपका 10⁻³ kg और सेंटीमीटर में है तो 10⁻²। ठीक, इसको हल करेंगे, आपका आंसर आपको आता हुआ दिख जाएगा। ठीक, आसान क्वेश्चन था। 20 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू 15 वोल्ट बैटरी इन अ सर्टेन इंटरवल। 15 वोल्ट बैटरी से कितना चार्ज निकल जाता है, 20 कूलम चार्ज। ठीक है, वर्क डन इन जूल बाय द बैटरी। अच्छा, वर्क डन बाय बैटरी क्या होता है, वर्क डन बाय बैटरी क्या होता है, QV के बराबर होता है, Q × V के बराबर होता है। ठीक है, तो Q कितना हो गया 20 और V कितना हो गया 15, तो क्या उतना हो गया 300 जूल। ये 300 जूल हो गया आपके पास, आंसर आ गया 300। ठीक है, चलिए आगे थे। अ नॉन कंडक्टिंग कंटेनर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स ब वॉल्यूम 4.5 लीटर एंड 5.5 लीटर, प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर एंड 3 एटमॉस्फेयर। प्रेशर इनके बीच में कितना कितना है, 2 एटमॉस्फेयर और 3 एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। नंबर ऑफ मोल्स इज 3 और 4, नंबर ऑफ मोल्स 3 और 4 है। ठीक है, पार्टीशन वॉल्व इज ओपन देन फाइंड आउट कॉमन प्रेशर। अगर हमने इसको खोल दिया है, वॉल्व खोल दिया है, तो ये कॉमन कंटेनर की तरह काम करेगा, कॉमन कंटेनर की तरह काम करेगा। तो आपको कॉमन प्रेशर बताना है कितना होगा एटमॉस्फेयर में। अच्छा, तो अच्छा इसमें हमारे पास कोई बाहर से तो कोई हो नहीं रहा, कोई फोर्स लग नहीं रहा, तो उसमें एनर्जी हम कंजर्व कर सकते हैं, है ना, एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं हम इसके अंदर। तो हम बोल सकते हैं कि F/2
पी वी F/2 PV प्लस F1/2 PV प्लस F2 P1 V1 F2/2 P2 V2 बराबर, ठीक है। अब ये किसके बराबर होगा, कहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स 3 है, पार्टीशन वॉल्व इज ओपन। अच्छा गैस दोनों में सेम है तो F तो बराबर ही रहेगा, तो F/2 PV के बराबर ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको वैल्यू रखनी है और इसको हल करना है जल्दी जल्दी से। रखें वैल्यू, ये F तो बराबर है ही सही, तो F से काटो सबसे, F1 F2 लिखने की जरूरत नहीं थी, हमने लिख दिया। तो P1 का मान क्या है, P1 का वैल्यू है आपके पास 3, ठीक है, और V1 का मान क्या है 4.5, और नीचे क्या है 2, और P2 का मान क्या है, P2 का मान है आपके पास, P2 कहाँ है भैया, P2 हो गया, P2 प्रेशर P2, ये इसका 2, ठीक है, और यहाँ पर V2 कितना है, V2 5.5, ठीक है, और ये नीचे 2 चल ही रहा है, ठीक है। अच्छा 2 से 2 भी कट जाएगा, सब काट देंगे हम सब जगह से इसको, तो ये कितना हो जाएगा P का मान हमें चाहिए, और V का मान अब कितना हो जाएगा 4.5 प्लस 5.5 6 4 10, ठीक है, 10 इसका मान हो जाएगा अपॉन 2 चल रहा है। इसको आपको हल करना है, आपका आंसर आपको निकाल के हमें बताना है कितना आने वाला है। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा। व्हेन अ मैन इज होल्डिंग स्प्रिंग बैलेंस स्टेशनरी लिफ्ट देन इट्स रीडिंग इज 60 kg। जब अपने इसको स्प्रिंग बैलेंस को हाथ में पकड़ रखा है उसने, ऐसे स्प्रिंग बैलेंस को पकड़ रखा है उसने हाथ में, ठीक है, तो उसकी जो रीडिंग आ रही है वो कितनी आ रही है 60 kg। व्हेन मैन इज होल्डिंग स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है, जब अपने लिफ्ट स्टार्ट्स डिसेंडिंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जब लिफ्ट को बाहर हम 1.8 मीटर प्रति सेकंड के वेग त्वरण से इसको नीचे हम चलाने लगते हैं, तो व्हाट इज द न्यू रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस इन द न्यूटन, ठीक है। अभी ये mg रीड कर रही है, ठीक है, रीड क्या कर रही है, टेंशन रीड करेगी ये, तो उसके बाद टेंशन ऊपर लग रहा होगा, ठीक है। अच्छा तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि mg माइनस टी जो है, नीचे mg ऊपर t, ये t ही निकालना है हमें, ये ma के बराबर अब हो जाएगा, ठीक है। तो t कितना हो जाएगा, m इंटू जी माइनस 1 के बराबर हो जाएगा। तो m कितना है आपके पास 60, g कितना है 10 लेना है, माइनस a कितना है 1.8, ठीक है 1.8। अच्छा वैसे अगर इसको मेरे हिसाब से g को हम 9.8 लेना चाहिए, तो यहाँ पे 9.8 वो दे रखा है, तो 60 इंटू 9.8 माइनस 1.8, ठीक है, तो 60 इंटू 9.8 तो ये 480 आ जाता है, इसका कोई इंटीजर टाइप है तो ये वाली होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन था, तो इतने क्वेश्चन हमारे पास मिले थे तो हमने डिस्कस कर लिए हैं आज की क्लास के अंदर, ठीक है। हम और डिस्कस कर लेंगे पेपर जो भी मेरे पास आते जाते हैं, या आप इसको देखिए और समझिए क्या क्या सारे क्वेश्चन पूछा रहे हैं, और सब सॉल्व कर लीजिए एक साथ करते जाइए, तो आपको क्लियर हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है, जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं, आपके लिए प्रीवियस ईयर ही हो गया, अभी जैसे ही हो गया पर आपके लिए प्रीवियस ईयर में इंक्लूड हो गया, तो इनको आप करते जाएँ, ठीक है, अपना प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग करते जाएँ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।